वे ज्योति कॉलोनी पहुंचे। आगे इधर चलना है, रमाकांत बोला। तुम्हारा दिशा ज्ञान कमाल का है, सुनील बोला। कोई कमाल नहीं काका बल्ली, बस एक बुनियादी बात याद रखनी पड़ती है कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है। हमेशा? मंगल शुक्र छोड़ के, जो कि आज नहीं है। सुनील हंसा। रमाकांत ने कार को एलआईजी ग्रुप के सरकारी फ्लैट के एक ब्लॉक के सामने ले जाकर रोका। जा, वो इत्मीनान से बोला। जाऊं? सुनील सकपकाया। कहाँ जाऊं? जहां जाने के लिए आया है वहां जाऊं, और कहाँ जाऊं? वो सामने सीढ़ियां हैं, पहली मंजिल पर सीढ़ियों के सामने ही उसका फ्लैट है। मैं जाऊं? वहां सामने तक भी मैं तेरे को उंगली पकड़कर ले चलूं? यहां से वहां तक खो जाएगा? मेरा ये मतलब नहीं था। जो मतलब था वो फिर कभी समझाना। जा, वहां सदके मंजिल खोटी हो रही है। भुनभुनाता हुआ सुनील कार से निकला। पहली मंजिल पर जाकर उसने निर्देशित फ्लैट की कॉल बेल बजाई। बड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आंखें मलती, अंगड़ाइयां तोड़ती हनी डिसूजा चौखट पर प्रकट हुई। सुनील पर निगाह पड़ते ही उसके नेत्र फैले। वो सचेत हुई। भाई, हेलो, वो बोली। पहचाना? मुस्कुराता हुआ सुनील बोला। लो, जिसने इतनी डीलक्स वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रीट दी, उसे नहीं पहचानूंगी? अभी तक सो रही हो? सुबह 3 बजे घर पहुंची। तभी आए कैसे? पता कैसे जाना? फ्रेंड से जाना? हाँ। नाइस मैन, नाइस विद ग्रेट केयर, विद ग्रेट रेस्पेक्ट, एंड व्हाट अ डांसर। मजा आ गया। जानकर खुशी हुई। अभी कैसे आया? तुम्हें मेरे साथ चलना है, 10 मिनट में तैयार हो जाओ। क्या बात करता है मैन, 10 मिनट्स तो मेरे को पूरी तरह से जागने में लगेंगे। 15, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तुमने टाइम पर अपनी ड्यूटी पर भी पहुंचना है। वो तो बराबर पहुंचना है, वरना मैनेजर आउट बोलेगा, मालूम? क्या? मेरे पर लाइन मारता है, मैं भाव नहीं देती तो खुंदक खाता है। पंगे लेने का एक्सक्यूज ढूंढता है, मेरे को नहीं देने का, इस वास्ते टाइम पर पहुंचने का। हिलोगी तो कुछ होगा ना। तुम भीतर आओ। नहीं, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। 15 मिनट से ज्यादा ना लगाना। ओके? उसने सहमति में सिर हिलाया। दरवाजा बंद हो गया। सुनील वापस घूमा और सीढ़ियां उतरने लगा। एकाएक उसकी मोबाइल की घंटी बजी। सुनील ने मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर निगाह डाली तो एक अपरिचित नंबर देखने देखने को मिला। उसने कॉल रिसीव की। सुनील, आवाज आई। हाँ, मैं बंसल बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर से। कौन बंसल? कौन सा क्वार्टर? अरे, मैं सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट रही है। बोलो। फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो। क्यों? इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। आवाज कट रही है। कौन से इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल। क्यों? आओगे तो जानोगे, फौरन पहुंचो वरना। नंबर कैसे जाना? जाना किसी तरह से। अब तुम फौरन। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज ठीक से नहीं आ रही। मुझे तो ठीक आ रही है। मेरे को नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। दोबारा रिंग करो। उसने मोबाइल को ऑफ करके जेब के हवाले किया और वापस पहुंचा। की होया? रमाकांत ने पूछा। आ रही है, कार में बैठता सुनील बोला। अभी सोकर उठी थी, तैयार होने में 15 मिनट लगाएगी। लगा ले, तब तक सूटा खींचते हैं। दोनों ने अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगा लिए। वो 20 मिनट में आई। सिंपल ब्लू डेनिम की जीन्स और कॉलर वाली काली टी शर्ट पहने और पॉनी टेल किए। रमाकांत पर निगाह पड़ते ही वह सकपकाई। फिर उसके चेहरे पर रौनक आई। अरे, आप भी? की हाल है सोनियो? सोहनियो, उसने मुदित मन से दोहराया। सुनील कार
कार से बाहर निकला, उसने लड़की को भीतर बैठने को बोला, फिर खुद भी उसके साथ बैठ गया। लड़की ने परहेज न किया, जबकि यूं बैठने में वो आधी सुनील पर ढेर थी। रमाकांत ने कार आगे बढ़ा दी। अभी तो बोलो, हनी बोली। किधर जाने का है? मुगल बाग, सुनील बोला। उधर क्या है? एक औरत है जिसे तुमने देखना है, जज करना है, अपने स्पेशल स्टाइल से पहचानने की कोशिश करनी है। अंडरस्टैंड? आई थिंक आई डू। उसके बाद तुम जहां कहोगी तुम्हें ड्रॉप करेंगे। होटल। अब घर का कोई मतलब नहीं। ठीक है, होटल। तुम्हारी अर्जेंसी में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय तक नहीं पिया। फिक्र ना करो, इस कुर्बानी का जो सिला तुम्हें मिलेगा वो यादगार होगा। ऐसा? हाँ। फिर क्या बात है? बाय द वे, ये साथ क्यों है? क्या? तुम्हारा काम है, मेरे को उसमें हेल्प करने का है, इनको क्या करने का है? गाड़ी चलाने का है ना। बस खाली गाड़ी चलाने के वास्ते साथ? और क्या? ठहर जा माँ, ये हुआ। उसने भीषण ब्रेक लगाकर कार रोकी। क्या हुआ? सुनील बोला। नीचे उतर, आगे टैक्सी पर जा। अरे यहाँ राह चलते टैक्सी कहाँ मिलेगी? पैदल जा। क्या दिमाग खराब है मेरा? तेरा तो ठीक है, मेरा खराब है। पहले तो ठीक था। अभी हुआ है। अरे मेरा नहीं तो हनी का तो लिहाज करो। मरे माँ ये वाला लिहाज। पूतनी था। गोद में बैठ के दाढ़ी मूंछता है। ड्राइवर बोलता है चल बाहर हो। मैं हो भी जाऊंगा। ओए ओए, हो ना। अच्छा, सॉरी। क्या सॉरी? जुबान फिसल गई। अब प्लीज चलो। प्रेटी प्लीज बोल। प्रेटी प्लीज। 8-10 बारी बोल। प्लीज प्लीज प्लीज। रमाकांत ने गाड़ी आगे बढ़ाई। बाकी का सफर खामोशी में कटा। वो मुगल बाग, आगे चर्च रोड और आगे मेफेयर टावर पहुंचे। आओ, सुनील कार से बाहर निकलता बोला। मैं भी साथ? रमाकांत ने पूछा। हर हाल में साथ, वरना फिर कहोगे ड्राइवर की तरह वेट करने के लिए गाड़ी में बिठा के चले गए। उसने ऐतराज किया तो? देखेंगे उसका ऐतराज। सोच लो। सोच लिया बड्डे पापा जी। ऐतराज तो उसे इस पर भी होगा। एक की जगह दो सही। ठीक है। तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। सुनील ने अपराजिता पाहवा के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। कौन? भीतर से आवाज आई। सुनील चक्रवर्ती, ब्लास्ट। परसों रात आपसे मिला था। अब क्या है? फिर मिलना चाहता हूं। क्यों? बोलूंगा ना। पहले बोलो। मैडम, वजह तो मैं कई बयान कर सकता हूं, लेकिन जिस वजह का इस वक्त आपको सदका है वो ये है कि आप ही ने कहा था कभी फिर आना। खामोशी छा गई। मुझे पता होता फिर सच में आने पर आप ऐसे पेश आएंगी तो मैं क्या आता? उसी सिलसिले में मिलना चाहते हो जिसकी वजह वजह से परसों मिले थे? हाँ। यकीन जानिए, फ्री स्कॉच का चस्का मुझे वापस नहीं लाया। ये बात होती तो कल ही आ जाता। खोलती हूँ। शुक्रिया। चाइनीज स्टाइल का सिल्क का कुर्ता और पैजामा पहने वो चौखट पर प्रकट हुई। हनी पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सक पकाई। तुम्हारे साथ है? वो भुनभुनाती सी बोली। हाँ। फिर उसकी निगाह रमाकांत पर पड़ी। ये भी? भुनभुनाहट में इजाफा हुआ। हाँ। बोला क्यों नहीं कोई साथ था? थे। क्योंकि आपने पूछा नहीं था, पिछली बार की तरह। फिर भी। बातों में वक्त जाया ना कीजिए। यकीन जानिए, बात अहम ना होती, आपके भी मतलब की ना होती तो मैं हरगिज ना आता। आओ। तीनों भीतर दाखिल हुए। अपराजिता ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर से सिर से पांव तक हनी पर निगाह डाली, जिसका हनी ने बेबाकी से मुकाबला किया। ये हनी है, सुनील मीठे स्वर में बोला। उसकी निगाह रमाकांत पर शिफ्ट हुई। रमाकांत। उसने अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। और ये मिसेस अपराजिता पाहवा हैं, सुनील बोला।
बहुत ही नेक दिल और मेहमान नवाज महिला हैं। ये अभी हमें ऐसी उम्दा चाय पिलाएंगी कि याद करोगे तुम दोनों। वो सक पकाई। सुबह से नसीब नहीं हुई। चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट लाता सुनील बोला, जी तरस गया। अब मैं चाय बनाऊं? वो अनिश्चित भाव से बोली। आप विराजिए, मैं बना लेता हूँ। रमाकांत बना लेता है। हनी। नहीं नहीं, बैठो, मैं बना के लाती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैडम। वो किचन की ओर बढ़ चली। क्या देखा? पीछे सुनील ने व्यग्र भाव से हनी से बोला। क्या देखा? वो बोली। सवाल मैंने पूछा है तोती। पहचाना? पहले कभी इस औरत को देखा है? शायद देखा है। पैर ठीक से देख पाती तो गारंटी से बोलती। जूते देख पाती तो। देखते हैं, आओ। सुनील लंबे डग भरता बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलकर रमाकांत और हनी के साथ बेधड़क भीतर दाखिल हो गया। भीतर वो सीधा वार्डरोब पर पहुंचा और उसने उसके दोनों पट खोल दिए। क्या कर रहा है? रमाकांत धीरे से बोला। पता नहीं, सुनील बोला, पर जो होता है होने दो। वार्डरोब के भीतर नीचे के एक शेल्फ पर कई जनाना सैंडल, जूते वगैरह पड़े थे। देखो, सुनील बोला, कोई पहचान में आता है? हनी झुककर उन पर निगाह फिराने लगी। सुनील को एक ऊंचे शेल्फ पर एक सूटकेस दिखाई दिया। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला तो देखा उस पर नाम के जो प्रथम अक्षर दर्ज थे वो थे एपी। वो ब्राउन बैली। हनी एकाएक बोली। तंग टो वाला ब्राउन बैली जिस पर स्टार जैसा बटन टका है वो। ये क्या हो रहा है? सुनील घूमा। पीछे आग बबूला होती अपराजिता खड़ी थी। खास कुछ नहीं मैडम। सुनील शहद शांत सहज स्वभाव में बोला। मैं जरा उस लगेज का मुआयना कर रहा था जो आपने स्टारलाइट होटल से सरकाया था। वो हकबकाई। और आपकी जानकारी के लिए ये लड़की हनी, हनी डिसूजा, उस होटल की वो लिफ्ट ऑपरेटर है जो कत्ल वाले रोज वहां ड्यूटी पर थी। और ये इस घड़ी आपके उन जूतों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है जो उस रोज आप पहने थी। आपकी और जानकारी के लिए इसकी स्पेशलिटी है कि जैसे लोग सूरतें पहचानते हैं वैसे ये लोगों के पैर पहचानती हैं। ये क्या बकवास है? वो भड़की। अब जरा देखें इस सूटकेस के भीतर क्या है। खबरदार। क्या खबरदार? बाज आ जाओ वरना आप क्या? पुलिस को बुलाऊंगी। बुला के क्या कहेंगी? कि ये परसों स्टारलाइट में खुद को अमृत गरेवाल की सेक्रेटरी बताकर आपने वहां उसके लिए रूम नंबर 808 बुक किया था। उसके मुंह से बोल ना फूटा। कहेंगे कि रूम नंबर 807 में आयशा परमार को अपने आपने शूट किया था और फिर लाश के सिराने बैठकर सोचती रही थी कि आगे क्या करें। कहेंगी कि फिर आपने लाश को गलियारे के पार रूम नंबर 808 में पहुंचा दिया था। ये भी बताएंगी कि आपने ये काम अकेले किया था या कोई आपको मदद हासिल थी। ये ये तुम क्या बक रहे हो? आप फोन कीजिए ना पुलिस को, फिर मैं एक ही बार में समझाऊंगा कि क्या बक रहा हूं। वो अपने स्थान से ना हिली। चलिए, आपका ये काम भी मैं ही किए देता हूं। सुनील फोन के पास पहुंचा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। ऑपरेटर, वो माउथ पीस में बोला, प्लीज गेट मी पुलिस हेडक्वार्टर। रुको, अपराजिता आतंकित भाव से बोली। रुको, बंद करो फोन। जाने दो। वो पूर्वत मोबाइल मोबा वो पूर्वत माउथ पीस में बोला। मैं मोबाइल पर ट्राई करता हूं। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। अब बोलिए। वो खामोश रही। उसने जोर से थूक निकली और बेचैनी से पहलू बदला। ओह कम ऑन। इनके सामने सामने बोलूं? हाँ, इनके सामने बोलिए। मैडम, यू डोंट हैव ए चांस नाउ। ठीक है, बोलती हूँ। वो बदहवास से बोली। सब बोलती हूँ। जब से वो वाकया हुआ है तभी से मैं दहशत दहशत से मरी जा रही हूँ। लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मेरी बात पर यकीन यकीन करो। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो किसने किया?
धर्म ने। धर्मेश बाबा ने? आपके हस्बैंड ने? हाँ। कैसे जाना? उसके सिवाय कोई कातिल हो ही नहीं सकता। यकीनन यकीनन वही कातिल है। धर्म को अंदेशा था कि वो लड़की उसके साथ दगा कर रही थी। कौन लड़की? जो मरी, आयशा परमार, जो उसके लिए सीक्रेट वर्क कर रही थी। आगे? धर्म जरूर होटल तक मेरे पीछे लगा था। उसे मालूम था मैं होटल में थी। आप आगे पीछे की बात कर रहे हैं। आप आगे पीछे की बातें कर रही हैं। जो कहना है तरतीब से कहिए। मैं शुक्ला साहब को प्रॉक्सी लिस्ट सौंपना चाहती थी। मैं इस काम को इस तरीके से करना चाहती थी कि धर्म को लगता कि आयशा ने, उसकी मिस्ट्रेस ने उसके साथ दगा किया था। वो आयशा होटल में थी, वहां के स्टारलाइट होटल के रूम नंबर 807 में थी। वहां वो लिस्ट टाइप कर रही थी और टाइपराइटर के खड़कने की आवाज बाहर गलियारे में ही सुननी जा सकती थी। मैंने टाइप में इस्तेमाल हुए कार्बन शीट्स के बारे में तुम्हें जो कहा था, बिल्कुल सच कहा था। वहां आपने कमरा क्यों लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सिग्मा कॉर्प का कंट्रोल शुक्ला साहब के हाथों से निकल जाए। क्यों? आपका तो फायदा कंट्रोल आपके हस्बैंड के, धर्मेश पाहवा के हाथ में आ जाने से था। मैंने पहले भी कहा था। फिर कहिए। मेरे पास सिग्मा कॉर्प के 3,000 शेयर हैं और मैं समझती थी कि उनकी तभी कोई कीमत कीमत थी जबकि कंपनी का कंट्रोल शुक्ला साहब के हाथ में रहता। इस मामले में धर्म की काबिलियत पर मुझे कोई एतबार नहीं था। घटिया वाहियात खुशगर्ज औरतों वाला वो शख्स घटिया वाहियात खुशगर्ज आदतों वाला वो शख्स कंपनी का ऐसा बेड़ा गर्क गर्क कर सकता था कि मेरे शेयरों की कोई कीमत ही न रहती। अभी वो आयशा परमार के पीछे पड़ा था, फिर किसी और के पीछे पीछे पड़ता, फिर किसी और के पीछे पड़ता, फिर किसी और के पीछे पड़ता। आखिर में वो खुद तो बर्बाद होता, साथ में कंपनी को भी बर्बाद करता। तो आपने क्या किया? मैंने आयशा परमार का पीछा किया। यूं मैं उसके पीछे स्टारलाइट होटल पहुंची जहां वो आभा परिहार के नाम से रजिस्टर्ड थी। ऐसे उसने कभी कहीं और भी कमरा लिया था? हाँ, कम से कम 2 बार की तो मुझे बराबर बराबर खबर है। मैं तुम्हें होटलों के नाम, रूम नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, टाइम सब बता सकती हूँ। सब मैंने नोट करके रखा हुआ है। वहां होता क्या था? प्रॉक्सी लिस्ट तैयार होती थी। धर्म उसे डाटा डाटा ला ला के देता था। वो अपने पोर्टेबल टाइपराइटर पर उसे टाइप करती थी। एक बार ऐसी एक प्रॉक्सी लिस्ट वो अपनी कार में भूल भूल गई। उसके पास कार थी? अपनी नहीं थी, धर्म ने दी हुई थी। खैर, फिर मैंने कार पार्किंग में खड़ी देखी और पाया कि वो लॉक्ड लॉक्ड नहीं थी। आज मुझे मालूम है, लेकिन तब ना सूझा कि वो फंदा था। मैंने कार में से वो लिस्ट निकाल ली। स्टेपल की हुई 13 फुलस्केप शीटें, सिंगल स्पेस में टाइप की हुई। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? आगे बढ़िए। वो एक बोगस लिस्ट थी जो उन लोगों ने खास शुक्ला साहब को गुमराह गुमराह करने के लिए तैयार की थी। मैं ये बात समझ न सकी और उस फंदे में फंस गई। मैंने उस लिस्ट को जेन्युइन समझा जो कि लड़की की लापरवाही से कार में छूट गई थी। आगे? मैं वो लिस्ट उसे जेन्युइन समझ के शुक्ला साहब को सौंपना सौंपना चाहती थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरी खबर खबर लगती। इसलिए मैंने आवाज बदलकर शुक्ला साहब को टेलीफोन किया और फोन पर उन्हें अपना नाम अनामिका बताया। ये क्यों कहा? उनकी निगरानी हो रही थी, डिटेक्टिव पीछे लगे थे, वगैरह। बात को ड्रामेटाइज करने के लिए कहा था ताकि उन्हें लगता मेरा अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रखना जायज जायज था। असल में ऐसी कोई बात नहीं थी। थी तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि कोई उनके पीछे लगा था। लाल सिंह चौहान? एकदम फर्जी नाम है, मेरा गढ़ा हुआ है। ऐसे किसी शख्स शख्स का कोई वजूद नहीं है। कमाल है। फिर? आयशा परमार से खुंदक की वजह से, इस वजह से कि वो मेरे हस्बैंड की माशूक थी, मेरा जी चाहा कि मैं उसकी निगाहबीनी करूं। मेरी ये ख्वाहिश परसों सुबह मुझे मैक्लोड रोड पर ले गई।
जहाँ से होटल स्टारलाइट तक मैंने उसका पीछा पीछा किया और उसे आभा परिहार के नाम से वहाँ के रूम नंबर 808 में बुक होते देखा। उसके बाद 1-2 बार मैं ऊपर 8वीं मंजिल पर गई तो हर बार मैंने 807 में टाइपराइटर खटखटाए जाने की निरंतर आवाज़ आती सुनी। उस सिलसिले में 12:30 के करीब एक ब्रेक आया जबकि रूम सर्विस ने रूम सर्विस से उसे लंच डिलीवर हुआ। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, ये निगाहबीनी मेरे लिए इसलिए भी आसान आसान थी कि मैं उसे पहचानती थी लेकिन वो मुझे नहीं पहचानती थी। उसने मुझे कभी नहीं देखा था लेकिन उसकी बिकनी सूट वाली और फुल न्यूड तस्वीरों की वजह से मैं उसे बखूबी पहचानती थी। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी जबकि मेरे बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। तुम समझे मेरी बात? हाँ, सुनील तनिक उतावले स्वर में बोला। होटल में क्या हुआ? सुनो, पौने 2 बजे या शायद 1:50 का टाइम था जबकि आयशा नीचे लॉबी में पहुंची। उसने रिसेप्शन काउंटर पर अपने कमरे की चाबी छोड़ी और होटल से बाहर बाहर निकल गई। रिसेप्शन क्लर्क उस वक्त काउंटर के कोने में एक नए रजिस्ट्रेशन में बिजी था। इसलिए जब मैं काउंटर पर पहुंची और मैंने आयशा की वहां छोड़ी चाबी, रूम नंबर 807 की चाबी चुपचाप उठा ली तो मेरी इस हरकत की तो क्लर्क को खबर ना लगी, लेकिन मेरी वहां मौजूदगी का एहसास एहसास उसे हो गया। वो काउंटर की दूसरी तरफ से मेरे सामने पहुंचा और अपनी प्रोफेशनल कर्टसी में मेरे को मे आई हेल्प यू मैडम बोला। तब मेरे को वो ब्रिलियंट आइडिया स्ट्राइक किया जिस पर मैंने अमल किया। मैंने बोला मैं मिस्टर अमृत गरेवाल की सेक्रेटरी थी और उनके आदेश पर उनके लिए एक स्वीट बुक कराना चाहती थी। मैंने बोला कि क्योंकि मेरे साथ कोई सामान नहीं था, इसलिए मैं किराया एडवांस में पे करने को तैयार थी और बोला कि मिस्टर गरेवाल शाम को किसी घड़ी चेक इन करते। आगे मैंने स्वीट की 2 चाबियों की माँग की ताकि मैं एक मिस्टर गरेवाल को सौंप पाती। रिसेप्शन क्लर्क को कोई शक ना हुआ? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बात पर कतई कतई कोई शक ना हुआ। उसने यही समझा कि ये माशूक से छुप के मिलने का कोई चक्कर था। वो ऐसा ही होटल है। तभी, लेकिन खास फ्लोर पर खास कमरा कैसे हासिल किया? बड़ी आसानी से। मैंने कहा कि गरेवाल साहब सड़क के ट्रैफिक के शोर शराबे से डिस्टर्ब होते थे, लेकिन मल्टी रोड होटल्स के टॉप फ्लोर्स पर रहना भी पसंद कर लेकिन मल्टी स्टोरेड होटल्स के टॉप फ्लोर्स पर रहना रहना भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए स्वीट मिडिल के किसी फ्लोर पर हो। ये सुनकर उसने खुद ही 808 ऑफर कर दिया, जो कि मैंने कबूल कबूल कर लिया। मैंने चाबी ली और 8वीं मंजिल पर पहुंची तो पाया कि जो स्वीट मुझे मिला था, उसका दरवाजा 807 के एन सामने था। मैंने अपने दरवाजे में थोड़ी झिरी बनाई और वॉच करने बैठ गई। फिर क्या हुआ? 2:15 के करीब आयशा वापस लौटी, लेकिन उसके कमरे की चाबी तो रिसेप्शन से आपने उठा ली थी। हाँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। होटलों में चाबियां गुम होती रहती हैं। लोग बाग चेकआउट करते वक्त चाबी साथ ले जाते हैं। क्लर्क चाबी इधर-उधर टांग बैठता है, बेल बॉय खो देता है। नहीं? हाँ, एक चाबी गुम हो जाने पर नई चाबी चाबी हासिल कर लेना कोई बड़ा मसला नहीं होता। ठीक। उसने तो बोला होगा चाबी वो रिसेप्शन पर छोड़ छोड़ के गई थी। क्लर्क उसे नई चाबी मुहैया कराने से कैसे मना कर सकता था? नहीं कर सकता था। बहरहाल वो वापस अपने कमरे में पहुंच गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे टाइपिंग की आवाज ना आई। बहुत देर यही पोजीशन रही तो मुझे एहसास एहसास होने लगा कि जो लिस्ट मेरे पास थी उसमें कोई खोट थी। वो बोगस नहीं थी तो भी कोई ना कोई खामी उसमें ज़रूर थी जिसकी वजह से वो किसी किसी काम की नहीं थी। फिर फिर मैंने नीचे जाके शुक्ला साहब को फ़ोन किया। रूम से ना किया? न नीचे लॉबी से मैंने किया। बाहर होटल से दूर जाकर एक पीसीओ से किया। फिर फिर कुछ वक़्त मैंने इधर-उधर टहलते गुज़ारा, थोड़ा अरसा एक कॉफ़ी हाउस में बैठी रही। फिर शुक्ला साहब का फ़ोन एक बार फिर ट्राई किया और वापस होटल में अपने कमरे में लौट आई और अपना वॉच का सिलसिला फिर चालू कर दिया।
ज़रा टाइम शेड्यूल मुझे फिर समझने दीजिए। आप सवा सवा 2 बजे अपने कमरे में थी? हाँ। तभी सवा 2 बजे आयशा परमार वापस लौटी थी? हाँ। फिर आप शुक्ला साहब को फ़ोन करने चली गईं। 2 बार आपने ऐसा किया। दोनों बार की बीच में काफ़ी वक़्फ़ा था, जो आपने टहलते, कॉफ़ी पीते गुज़ारा। उसके बाद जब लौटी तो तब क्या वक़्त था? तब क्या वक़्त था? हाँ। उसका तो मुझे ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि तब मैंने घड़ी नहीं देखी थी। हुँ, ठीक है, आगे बढ़िए। लौटकर मैं अपने दरवाज़े में पहले की तरह झिरी बनाकर बैठी रही, लेकिन कुछ नया न हुआ। फिर सवा 3 बजे मैं उठकर बाथरूम में गई। तब थोड़ी देर बाद ही मुझे मुझे एकाएक ऐसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सुईट का दरवाज़ा ठोक रहा हो। दहशत से मेरे प्राण काँप गए। मैंने यही समझा कि किसी को पता चल गया था कि मैं आयशा परमार की जासूसी कर रही थी, और कोई यूं दरवाजा पीट कर वो बात मेरे पर जता कर गया था। हिम्मत करके मैं बाथरूम से निकली और दरवाजे दरवाजे पर गई। मैंने बाहर झांका तो पाया बाहर कोई भी नहीं था। गलियारे में दोनों तरफ मैंने निगाह दौड़ाई, लेकिन वो खाली था। तब मुझे कुछ चैन चैन महसूस हुआ, लेकिन वापस दरवाजा बंद करने के बाद जब मैं उसमें और चौखट में झिरी छोड़ रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि गलियारे के पार का दरवाजा खुल रहा था। 807 का? हाँ। सस्पेंस से मैंने झिरी पर आंख टिका दी और मैंने मैंने क्या देखा? धर्म को उस दरवाजे से बाहर कदम रखते देखा। धर्मेश पाहवा को? अपने हस्बैंड को? हाँ। फिर? उस वक्त तो ये बात मुझे कोई खास ना लगी, क्योंकि उससे पहले मैंने उस सिलसिले में जिन 2 होटलों की निगरानी की थी, उनमें भी मैंने धर्म का फेरा लगते देखा था। जब कोई खुफिया काम हो रहा हो तो आवाजाही खुफिया तरीके से ही होती है। आई अंडरस्टैंड। आगे बढ़िए। धर्म को वहां देखकर बौखलाहट में कुछ अरसे के लिए तो मैंने झिरी भी बंद कर ली। सिर्फ कान खड़े किए कोई आहट आहट लेने की कोशिश करती रही। लेकिन जब कैसी भी कोई आहट सुनाई न दी, तो मैंने दरवाजे को चौखट पर से थोड़ा सा फिर खींचा और सावधानी से बाहर झांका। बाहर गलियारा खाली था और सन्नाटा था। तब मुझे ख्याल ख्याल आया कि जिस दौरान मैं वहां से बाहर थी, उस दौरान आयशा आयशा वहां से चली तो नहीं गई थी। मुझे वो बात जची। लिहाजा मैं फिर नीचे गई, होटल से बाहर निकली और एक पीसीओ से होटल का नंबर डायल करके रूम नंबर 807 में कनेक्ट कनेक्ट किए जाने को बोला। जवाब में मुझे दूसरी ओर घंटी बजती सुनाई दी, लेकिन किसी ने फोन ना उठाया। फिर यही बात मुझे ऑपरेटर ने बोली कि 807 का कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और वापस लौटी। 8वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने एक नई हिम्मत की। क्या किया? 807 के दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब मिला? ना। फिर? उस कमरे की चाबी भी मेरे पास थी। मैंने उसे लगाकर दरवाजा खोल लिया। ऐसा किया आपने? हाँ, पता नहीं किस जोशो जुनून के हवाले होकर किया, लेकिन किया। फिर क्या हुआ? जवाब देने की जगह उसके शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। क्या देखा भीतर आपने? जो देखा उसकी मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। भीतर आयशा परमार बेड पर मरी पड़ी थी। ओह! तब मुझे एहसास हुआ था कि जिस आवाज को मैंने दरवाजा ठोका जाने की आवाज समझा था, वो असल में गोली चलने की आवाज थी। और क्या? और जो कांड वहां हुआ था वो मेरी गन से हुआ था। आपकी गन से? हाँ, वहां आयशा परमार को आपकी गन से शूट किया गया था। हाँ। आपको क्या मालूम? मैंने अपनी गन पहचानी ना, जो कि वहीं वहीं बेड के करीब फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। आपकी गन? हाँ। लेकिन कत्ल तो उस गन से हुआ बताया जाता है, जो कि 2 साल पहले सिग्मा कॉर्प के कैशियर के लिए खरीदी गई थी। बिल्कुल ठीक, वो वही गन थी। धर्म को जब सिग्मा कॉर्प से डिसमिस किया गया था, तो वो गन वो चुपचाप वहां से सरका लाया था और गन आगे मुझे दे दी थी। ओह! आपने गन को ठीक से पहचाना था?
हाँ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वो गन वही थी, सिग्मा कॉर्प वाली, आगे आपके पति द्वारा आपको सौंपी गई गन। हाँ। कैसे पहचानी? नंबर टैली किया? नहीं। तो? हैंडल से पहचानी? हैंडल आबनूस की लकड़ी का था जिस पर आधे चांद जैसी एक खरोच थी, जिसे मैं पहचानती थी। गन को फासले से तो पहचान नहीं लिया होगा, क्योंकि फासले से तो ऐसी खरोच दिखाई नहीं दे सकती। दूसरे, गन फर्श पर ऐसे रुक पड़ी हो सकती थी कि खरोच नीचे की तरफ छुप जाती। मैंने गन धर्म की वजह से पहचानी थी। मैंने उसे उस कमरे से निकलते ना देखा होता तो मेरा गन की तरफ कभी तवज्जो ना जाती। लेकिन तब जबकि मुझे दिखाई दे रहा था कि आयशा को उसी ने शूट शूट किया था, तो गन की बाबत मेरा सोचना स्वाभाविक था। मैंने झुककर गन का मुआयना किया था तो उसे यूं पड़ी पाया था कि खरोच वाली साइड ऊपर थी, और आधे चांद जैसी वो खरोच खरोच मुझे साफ दिखाई दी थी। गन जब आपके पति ने आपको दी थी तो उसके कब्जे में क्यों कर हुई? तब दी थी जब हम दोनों इकट्ठे थे। उसकी नौकरी छूटने के वक्त मैं उसके साथ उसके गगनदीप लिंक रोड वाले फ्लैट में रहती थी। तब उसने मुझे वो गन दी थी और मैं उसे बेडरूम में तकिए के नीचे रख के सोया सोया करती थी। उसका साथ छोड़ते वक्त, उससे अलग होकर यहाँ रहने आने के वक्त मुझे गन साथ लाना लाना न सूझा। वो पीछे छूट गई और परसों स्टारलाइट में उसके काम आई। आई सी। फिर आपने क्या किया? मैंने फौरन वहां से कूच कर जाने का फैसला किया। अपनी दहशत के उस आलम में भी इतनी समझ तो मुझे आ रही थी कि वहां मेरी मौजूदगी मेरे लिए मुसीबत का पहाड़ पहाड़ खड़ा कर सकती थी। मुझे वहां से नहीं, होटल से भी फौरन से पेशतर निकल जाना चाहिए था। ठीक। मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर गलियारे में कदम रखने ही वाली थी कि पंगा पड़ गया। क्या हुआ? उस घड़ी उस घड़ी गलियारे में ऐन उस कमरे के सामने से फ्लोरमेट गुजर रही थी। मेरे दरवाजा खोलते ही जिसने मुझे देख लिया, और वो फौरन ठिठकी और मेरे से मुखातिब हुई। क्या बोली? बोली, मैडम ये आपका कमरा है। ओ। साफ जाहिर होता था कि उससे आयशा का कोई वास्ता पड़ा था, जिस वजह से उसे मालूम था कि वो आयशा का कमरा था और मैं वहां अजनबी थी। फिर क्या हुआ? उस संकट की घड़ी में मेरे दिमाग दिमाग ने तेजी से काम किया। मैंने कहा कि वो मेरी फ्रेंड का कमरा था, जिसने मुझे ये कहकर उसकी चाबी दी थी कि मैं भीतर बैठकर उसका इंतजार इंतजार करूं। मैंने काफी देर इंतजार कर लिया था, मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं वहां से जा रही थी, चाबी नीचे रिसेप्शन पर छोड़कर, उसके लिए इस बाबत चिट्ठी चिट्ठी छोड़कर। मेड आश्वस्त हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपलक मुझे देखती रही। उसकी निगाह साफ बता रही थी कि वो मुझे कोई चोर चोर समझ रही थी। खामोश वो महज इसलिए थी क्योंकि इस बाबत उसे पूरी गारंटी नहीं थी और उसे अंदेशा था कि बात उसे उल्टी उल्टी न पड़ जाए। फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। नीचे जाकर मैनेजमेंट में किसी से बात करने की खातिर? वो नीचे नहीं गई, मेरे सामने से हटकर गलियारे में आगे आगे बढ़ गई। मेरे होश उड़े हुए थे। मुझे एहसास हो रहा था कि उस कमरे से लाश बरामद होते ही मेरा रिश्ता उससे जुड़ जाने वाला था। अब मेरा उस बात पर अमल करना भी जरूरी था जो मैंने मेड को बोली थी। इसलिए मैंने कमरे कमरे को ताला लगाया और भारी कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी मैंने मेड को एक दूसरे कमरे में दाखिल होते देखा। मैं फौरन वापस लौटी और बगुले की तरह 808 में घुस गई, जहां मैं माथा पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि आगे क्या करूं, कैसे उस दुश्वारी से निजात निजात पाऊं। आखिर क्या किया? वही जो आखिर सूझा। क्या सूझा? यही कि जो सिचुएशन बन गई थी, उसमें 807 से लाश की बरामदगी मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। लेकिन अगर उस कमरे के गेस्ट को वहां से चेकआउट कर जाने के बाद वो कमरा खाली खाली पाया जाता तो मेरे गले पड़ी बला टल सकती थी। ऐसा कैसे होता? वही तो मुझे सूझा। क्या? जरा साफ बोलिए, पहेलियां ना बुझाइए।
कहिए क्या सूझा? मुझे लाश को 808 में डाल देना और खुद आभा परिहार बनकर आयशा, जिस नाम से कि वहां ठहरी हुई थी, 807 से चेकआउट कर जाना सूझा। हे भगवान! आपने ऐसा किया? मजबूरन किया, मरता क्या ना करता के अंदाज से किया। अगर लाश अपनी ओरिजिनल जगह से रूम नंबर 807 से बरामद होती, तो फ्लोर मेड बमए हुलिया मेरा जिक्र जरूर जरूर करती। फिर यही समझा जाता कि मैं ही कातिल थी और आइंदा जब कभी भी उसे मेरे रूबरू कराया जाता, वो निसंकोच मेरी मेरी शिनाख्त करती। गन गन की बाबत क्या सोचा? पुलिस गन को ट्रेस कर सकती थी और आखिरकार जान सकती थी कि वो कभी आपके पोजीशन में थी। ठीक, लेकिन मैं तो ये स्थापित करने वाली थी ना कि 807 में कुछ हुआ ही नहीं था, और जो वाकया वाकया 808 में हुआ था, वो एक जुदा मसला था। यानी कि कत्ल उस औरत का हुआ था जिसने आकर खुद को अमृत गरेवाल की सेक्रेटरी बताया था, और उसके लिए उसके नाम से वो स्वीट 808 बुक किया था। तब फ्लोरमेट भला क्यों उस औरत का जिक्र जिक्र करती जिसे उसने 807 में आयशा परमार उर्फ आभा परिहार के कमरे में देखा था? ठीक, मैंने अगर वो स्टेज सेट करनी थी तो मुझे लगा कि फिर ये स्थापित होना भी बहुत जरूरी था कि कत्ल कत्ल उस वक्त के बहुत बाद में हुआ था जबकि फ्लोरमेट ने मुझे देखा था, जबकि असल में कत्ल हुआ था। हाँ। ऐसा कैसे स्थापित किया आपने? पहले तो गलियारा खाली दिखाई देते ही मैं उस पार करके सामने कमरे में पहुंची और मैंने वहां मौजूद तमाम सामान सामान पैक किया। उस सामान को में आयशा के पोर्टेबल टाइपराइटर के अलावा वो कार्बन शीट्स भी शामिल थी जो उसने टाइपिंग में इस्तेमाल की थी, जिनके बारे में आपने परसों कहा था कि वो आपको एंगेज किए पीडी ने आयशा के मैक्लॉड रोड वाले फ्लैट के कचरे से बरामद की थी। हाँ। अच्छी पुड़िया सरकाई। मेरी मजबूरी थी, परसों मैं तुम्हें असलियत नहीं बता सकती थी। खैर, आगे बढ़िए। उन कार्बन शीट्स के मुआयने से मुझे एहसास हुआ कि असली जेन्युइन प्रॉक्सी लिस्ट उन पर टाइप करके तैयार की गई थी। वो तमाम कार्बन शीट्स सब मैंने अलग से संभाल ली। फिर पैकिंग मुकम्मल करके मैं वापस 808 में गई। मैंने रूम सर्विस में फोन फोन किया और उनसे लंच के बारे में पूछा। जवाब मिला कि लंच के लिहाज से वो बहुत लेट टाइम था और लंच के मेन्यू की तकरीबन आइटम खत्म खत्म हो चुकी थी। फिर भी फ्राइड चिकन, तंदूरी आलू, रायता और नान का इंतजाम किया जा सकता था। मैंने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। थोड़ी देर बाद ऑर्डर के साथ वेटर ऊपर ऊपर पहुंचा तो मैंने बिल की कैश पेमेंट की और उसे मोटी टिप दी ताकि उसे याद रहता कि उसने किस वक्त क्या सामान वहां डिलीवर किया था। आपकी सूरत ना याद रहती, खास तौर से मोटी टिप की वजह से? मैंने इस बात पर खास ख्याल रखा था कि वो मेरी सूरत ना देख पाता। आई सी। वो खाना औना पौना मैंने खाया और बाकी बचे को बाथरूम में कमोड में डालकर फ्लश चला दी। फिर फिर मुझे शुक्ला साहब का ख्याल आया, जिनका लिस्ट की खातिर अपने ऑफिस से रवाना होने का टाइम आ रहा था। मेरा शुरुआती मेरा शुरुआती इरादा उनको शिल्पा बाहर के बाहर से टेलीफोन बूथ बूथ पर फोन करके उन्हें किसी होटल में भेजने का था, जहाँ की रिसेप्शन पर प्रॉक्सी लिस्ट का लिफाफा उनका इंतजार कर रहा होता। लेकिन तब एकाएक मुझे सूझा कि अगर मैं उनका रुख किसी होटल की जगह उस होटल की तरफ, स्टारलाइट की तरफ मोड़ती, तो मैं एक तीर से दो दो शिकार कर सकती थी। कैसे? बताती हूँ। पहले मैंने रूम सर्विस को फोन किया ताकि वेटर वेटर आकर खाली प्लेटें ले जाता। फिर मैं नीचे गई, होटल से बाहर निकली और केमिस्ट शॉप से वो मड पैक खरीद कर लाई जो औरतें चेहरे की खूबसूरती निखारने के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो मड पैक घोल के लगाया और जब वो चेहरे पर सूख जाता है तो चेहरे की खाल यूं खिंच जाती है कि शिनाख्त की रही से गुंजाइश भी खत्म खत्म हो जाती है। बढ़िया। कूपर रोड के ही एक पीसीओ से मैंने शुक्ला साहब के लिए कॉल लगाई। वो कॉल मैंने जानबूझकर 6 बजे के निर्धारित वक्त से 3-4 मिनट पहले पहले लगाई
ताकि बाद में यूं जान पड़ता कि वो कॉल करने वाली कोई ऐसी औरत थी जिसे कि शुक्ला साहब की फोन लाइन टेप टेप होने की वजह से उस कॉल के शेड्यूल की खबर थी, और जिसने शेड्यूल में भांजी मारने के लिए वक्त से पहले वो कॉल की थी। वेरी स्मार्ट। शुक्ला साहब को जब मैं अनामिका के नाम से कॉल कॉल करती थी तो आवाज को जानबूझकर धीमी रखती और लहजे में शहद घोलकर बोलती थी, ताकि वो आवाज पहचान ना सके। हाँ, लेकिन आप अपने अंदाजे बयां की खास खूबी याद ना रही। याद रही, लेकिन वो आदत में शुमार बात थी, इसलिए उस पर कंट्रोल कंट्रोल मुश्किल था। मैं बातचीत शुरू करती थी तो तरफ मेरी तवज्जो होती थी, फिर बेध्यानी में जुबान जुबान फिसलने लगती थी। हो सकता है। आप आगे बढ़िए। तो आपने जानबूझकर 6 बजे से पहले कॉल की? हाँ, इस बार मैंने गले को भींचकर आवाज में खरखराहट पैदा करके आवाज आवाज निकाली। कॉल हो गई। शुक्ला साहब स्टारलाइट के रिसेप्शन पर पहुंच गए। यहाँ से आगे बढ़िए। रिसेप्शन पर वो लंबा लिफाफा जिसमें 808 की एक चाबी चाबी थी, मैं छोड़ के गई थी, जो कि अमृत ग्रेवाल के लिए मैसेज पूछते शुक्ला साहब ने वहां से कलेक्ट किया। आपने जानबूझकर उन्हें कत्ल के केस में फंसाने का इंतजाम किया? शुक्ला साहब बड़े आदमी थे, रसूख वाले आदमी थे, सलाहियत वाले आदमी थे। वो एक बोगस केस में फंसे नहीं रह सकते थे। उनके साथ वो हरकत हरकत करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने एक लाश का हिसाब देना था जो नाहक मेरे गले पड़ गई थी। खैर, आगे बढ़िए। शुक्ला साहब से काफी पहले एक बार उनके ऑफिस में मेरी मुलाकात मुलाकात हो चुकी थी। वो मुझे सूरत से पहचान सकते थे, इसलिए मैंने मुंह पर मेड पैक थोपा, बालों में तौलिया लपेटा और कपड़े कपड़े उतारकर उनके रूबरू हुई। कपड़े उतारकर क्यों? ताकि उनकी तवज्जो कहीं और ही फोकस रहती। इतना कुछ देखने को सामने सामने हो तो सूरत की तरफ कौन ध्यान देता है? लहजे लहजे की तरफ कौन ध्यान देता है? मे बी यू आर राइट। उस वक्त लाश कहाँ थी? पीछे बेडरूम में? नहीं, इतना बड़ा चांस मैं नहीं ले सकती थी। मेरी हर चंद कोशिश के बावजूद ऐसी नौबत आ सकती थी कि शुक्ला साहब बेडरूम में झांक पाते। लाश तब भी 807 में थी और वहां सेफ थी। तुमने गन, मर्डर वेपन, जिसे कि तुमने 807 से उठाया था, उन पर थोपी? बड़े आराम से। वो अपनी चुस्ती फुर्ती पर फूले नहीं समा रहे होंगे कि गन उन्होंने मेरे से छीन ली। लेकिन छीन न ली, मैंने छिनवाई, उनके मत्थे मड़ी। गन मैंने मौका वारदात से उठाकर 808 में लाकर ड्राइंग रूम में राइटिंग डेस्क के दराज में रख दी थी। शुक्ला साहब की आमद पर मैंने कहा कि मैं अनामिका की रूममेट भूमिका थी, और फिर खौफजदा होने का ड्रामा किया, जिसके दौरान मैंने दराज में से गन निकालकर उन पर यूं तानी कि मेरा जिस्म कांप रहा था। ट्रिगर फिंगर लरज रही थी और लग रहा था कि गोली चली कि चली, जबकि गोली चलाने का आपका कोई इरादा नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो शुक्ला साहब को एक वक्ती जहमत में फंसा फंसा रही थी, ताकि मैं उस बड़ी जहमत से निजात पाती जिसमें मैं नाहक नाहक जा फंसी थी। मैं उनको शूट करने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। ऐसा करना तो और भी बड़ी जहमत जहमत में फंसना होता। अपना पूरा ही बेड़ा गर्क करना होता। ठीक। तो उन्होंने गन झपट ली जैसा कि आप चाहती थी, और उसके साथ वहां से रुखसत हो गए? हाँ। फिर फिर मैंने चेहरे पर से मड पैक हटाया, मुंह हाथ धोया, तौलिया निकालकर बाल संवारे और कपड़े वापस पहने। फिर गलियारा खाली पाकर मैं पार के कमरे कमरे में गई और वहां से लाश वापस उठाकर 808 में लाई, उसे बेडरूम में डाला। एकाएक उसके शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। मेरा ईश्वर ईश्वर ही जानता है, सुनील, कि कैसे मैंने उस काम को अंजाम दिया। 55 किलो किलो से कम उसका वजन नहीं था। ऊपर से कहते हैं कि मुर्दा मुर्दा वैसे ही भारी हो जाता है, और ऊपर से लाश पड़ी पड़ी अकड़ गई थी। तौबा! यही करिश्मा करिश्मा था कि दहशत में मेरा दम न निकल गया। खास तौर से तब तब जब मैं लाश के साथ गलियारा पार कर रही थी। कोई लिफ्ट से ऊपर आ सकता था। उस फ्लोर का कोई गेस्ट गेस्ट अपने कमरे का दरवाजा खोलकर गलियारे में कदम रख सकता था।
और नहीं तो फ्लोरमेट ही फिर कहीं से वहां टपक सकती थी। उसके शरीर ने फिर झुरझुरी ली। आपने 808 में लाश को बेडरूम में बेड पर डाला। हाँ। उसकी बाईं बाह मरोड़कर आपने बेड से नीचे लटकाई। हाँ, वो जरूरी था। जैसे वो बाह अकड़ी हुई थी और जिस्म से पैरेलल थोड़ा एंगल पर ऊंची ऊंची उठी हुई थी, सामने को फैली हुई थी, वैसे वो बेड पर पड़ी बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने बाह को कंधे पर से उमेट कर पलंग से नीचे लटकाया और सिर को यूं एडजस्ट किया कि बाल बेड से नीचे लटकने लगते। फिर फिर मैं वापस 807 में गई, ये देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वहां सब कुछ ठीक ठाक था। वहां हुई वारदात वारदात की चुगली करने वाली कोई बात वहां नहीं थी। ठीक। अपनी इस कोशिश कोशिश में वहां मुझे दूसरी गन मिली। क्या? वहां एक और गन थी? हाँ। कहाँ? बेड के नीचे। कमाल है। उसका क्या किया आपने? मैंने उसे वहां से उठाकर अपने हैंडबैग में डाल लिया। उस दूसरी गन ही बरामदगी के बाद तो मैंने सारे कमरे की सुई सुई तलाश करने की तरह तलाशी ली। कुछ मिला? नहीं। फिर फिर मैंने फोन उठाकर रिसेप्शन पर फोन फोन किया और बोला कि मैं चेकआउट कर रही थी और सामान ले जाने के लिए बेल बॉय के लिए बोला। बेल बॉय ने आकर सूटकेस उठाया और मैं नीचे रिसेप्शन पर पहुंची। रिकॉर्ड के मुताबिक मैं सुबह ही वहां पहुंची थी और शाम को चेकआउट कर रही थी। लिहाजा मैंने बोल दिया कि मुझे तभी मोबाइल पर मैसेज मैसेज मिला था कि विशालगढ़ में मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया था। सबको मेरा अर्ली चेकआउट नेचुरल लगा। सब ने मेरे से हमदर्दी जाहिर की। और और बस। अभी नहीं, बस अभी दूसरी गन की कथा रह गई है। अच्छा, वो। हाँ, वो। उसकी क्या कहानी है? जवाब देने से पहले उसने कुछ देर सोचा। तुम्हें याद है? फिर बोली। परसों रात जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने यहाँ से इस बेडरूम के फोन से एक कॉल कॉल की थी क्योंकि तुम्हारे मोबाइल की बैटरी लो थी। हाँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ऑपरेटर से मालूम किया कि तुमने कौन सा नंबर मांगा था। मैंने उस नंबर पर कॉल लगाई तो मालूम हुआ कि वो स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट का था। मैं फोन गन बंद करने लगी थी तो मुझे एक ख्याल ख्याल आया। मैंने उससे पूछा कि क्या वहां अभिनंदन शुक्ला ठहरे हुए थे। जवाब हाँ में मिला और बताया गया कि 14 नंबर कॉटेज में थे। वो वहां कॉल कनेक्ट ही न कर दे, इस अंदेशे से मैंने जल्दी से लाइन काट दी और फिर टेलीफोन डायरेक्टरी में स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट नाम की एंट्री से जाना कि वो मंडेला मंडेला मार्ग पर था। आधी रात हुई तो मैं यहाँ से निकली और अपनी कार ड्राइव करती वहां पहुंच गई। वहां मुझे 14 नंबर कॉटेज के बाजू के साइबान के नीचे शुक्ला साहब की RJ4C6853 नंबर की सफेद सफेद टोयोटा कार खड़ी दिखाई दी। मैंने उसका पैसेंजर साइड का दरवाजा ट्राई किया तो उसे अनलॉक पाया। मैंने उसे खोला और ब्रोगस प्रॉक्सी लिस्ट पैसेंजर सीट के कवर के पीछे की पॉकेट में रख दी। दरवाजे की लॉकिंग लीवर लगाकर उसे बंद किया और फिर खामोशी से दबे पांव चलती रिजॉर्ट के पिछवाड़े के मैदान में पहुंची। और जिस दूसरी गन की बाबत तुम सवाल कर रहे हो, वो मैंने वहां मैदान मैदान में एक जगह दफना दी। आपके ख्याल से कत्ल में कौन सी गन इस्तेमाल हुई थी? आला कत्ल कौन सी गन थी? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि जले बारूद की मुश्क दोनों की नाल से आ रही थी। दोनों गने गोली दोनों गन से चली थी। मरने वाली को एक ही लगी थी। ठीक। ठीक। लेकिन मैं दूसरी गोली के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आप आपको मालूम है जो गन आपने रिजॉर्ट के मैदान में दफन कर दी थी, वो बरामद हो चुकी है। हाँ, पेपर में इस बाबत छपा है। टीवी न्यूज में भी था। और समझा जा रहा है कि गन्स की अदला बदली शुक्ला साहब ने की। उसने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा पुलंदा बांधा आपने उस शख्स का, प्रॉक्सी वॉर में जिसकी मदद करने का आप मंसूबा बना रही थी। वजह मैंने बताई थी। यू पास द बक।
अपनी बला दूसरों के गले मढ़ दी। हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। आगे क्या इरादा था? पुलिस को गुमनाम कॉल करने का इरादा था। मैं उन्हें ये टिप दे सकती थी कि मैंने परसों रात किसी दूसरे दूसरे शख्स को रिजॉर्ट के पिछवाड़े के मैदान में कोई चीज जो कि गन जान पड़ती थी दफनाते देखा था। आपने क्यों कर देखा था? मैं कह सकती थी कि उस रात रात मैं भी उसी रिजॉर्ट में ठहरी हुई थी और वाकये के वक्त बाई चांस जाग रही थी। इतने से शुक्ला साहब की खलासी नहीं होने वाली थी। पुलिस दावा करती कि वो कॉल उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के सिखाए पढ़ाए तरीके से पुलिस को की गई थी। ओह, अब आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूं? आपने शुक्ला साहब को नाहक एक बड़ी दुश्वारी का शिकार बना दिया। मैं खुद ना बनी? वो तनिक झल्लाई। खुद भी तो बनी। वैसा ही शिकार मेरे हस्बैंड ने मुझे भी तो बनाया। मैंने भी तो कत्ल कत्ल नहीं किया। लेकिन वो फ्लोरमेट शोर मचा देती और मैं वहां रूम नंबर 807 में लाश के साथ पकड़ी जाती तो कौन कौन यकीन करता कि मैं कातिल नहीं थी? शुक्ला साहब के हिमायती तो तुम बने हुए हो। मैं बेयारो मददगार औरत कैसे कैसे साबित करती कि मैं कातिल नहीं थी? जिस गन से कत्ल हुआ वो मेरे पोजीशन में होती थी और मैं उस वक्त उस कमरे से निकलती देखी गई थी जिसमें कि मकतूला की लाश पड़ी थी। उन हालात में मेरी गति गति इस बात में थी कि पुलिस किसी और को कातिल समझती और अपनी मुकम्मल तवज्जो तवज्जो उसी तरफ देती और किसी और के कातिल होने की संभावना की तरफ उनका ध्यान ध्यान न जाता। मैं फिर कहती हूँ कि शुक्ला साहब बड़े बाहैसियत रसूख वाले शख्स हैं। ये उनके लिए वक्ती दुश्वारी है, वो छूट जाएंगे। आपके बयान के बाद तो छूट ही जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे जलील कर रहे हो कि मैंने अपनी जगह उन्हें फंसवा दिया? आप अपना ये बयान पुलिस के सामने दोहराएंगी? और मेरे पास क्या चारा है? मैंने जो कहा है। उसने तब तक खामोश खड़े रमाकांत और हनी की तरफ निगाह उठाई। दो गवाहों के सामने कहा है, कैसे मुकर पाऊंगी? सूटकेस में क्या है? आयशा के कपड़े हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, उसका पोर्टेबल टाइपराइटर है। घर क्यों ले आई? परसों होटल से निकलते ही इससे किनारा क्यों ना किया? तब हड़बड़ी में सूझा नहीं, अगले रोज सोचती सोचती रही, फेंकूं तो कहाँ फेंकूं। अब लगने लगा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि किसी की तवज्जो न मेरी तरफ गई थी न जाने वाली थी। मैं बिल्कुल निश्चिंत हुई थी कि तुम आ गए। अब आप क्या करेंगी? तुमने डिसाइड कर तो दिया क्या करूंगी? पुलिस को बयान दूंगी। कैसे? तुम बोलो। सुनील सोचने लगा। फिर उसने मोबाइल निकालकर पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का नंबर डायल किया। जवाब मिला कि इंस्पेक्टर साहब वहां नहीं थे। इसरार करने पर जवाब मिला कि होटल स्टारलाइट गए थे। सुनील ने फोन बंद करके जेब के हवाले किया। आपको होटल स्टारलाइट जाना होगा, वो अपराजिता से बोला। कब? अभी। लेकिन मैं तो अभी नहाई भी नहीं। कितना टाइम लगाएंगी तैयार होने में? कम से कम टाइम बोलिए। आधा घंटा। ठीक है, हनी यहाँ ठहरेगी। तत्काल हनी सशंक दिखाई दी। सुनील ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया। आप इसके साथ होटल स्टारलाइट में तशरीफ लाएंगी। वहां क्या होगा? अपराजिता दबे स्वर में बोली। आपका बयान होगा। होटल में? हाँ। वो इंस्पेक्टर जिसे तुमने फोन किया था वहां है? हाँ। तब तक तो वो वहां से चला गया तो आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलेंगी। वो खामोश हो गई। आओ रमाकांत। अगला दृश्य। सुनील रमाकांत के साथ पैसेंजर सीट पर उसकी कार में सवार था। कार कूपर रोड की ओर उड़ी जा रही थी। क्या सोच रहा है? एकाएक रमाकांत बोला। चानन डाल उस पर।
मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सुनील बोला, परिस्थिति जन्य सबूतों की अहमियत के बारे में सोच रहा था। मेरे ख्याल से ऐसे सबूतों की गलत तर्जुमानी ना हो तो इनसे बेहतर सबूत कोई नहीं। तेरी ये बात मौजूदा केस पर कैसे लागू है? पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने मकतूला की मौत का टाइम उसके पेट से बरामद हुए अधपचे खाने से मुकर्रर किया और उसको इतना एक्यूरेट माना कि इस काम पर लागू दूसरे किसी फैक्टर को कोई अहमियत देना जरूरी न समझा। उसने निर्धारित किया कि मकतूला की मौत उसके द्वारा अंतिम खाना खाए जाने के तकरीबन 2 घंटे बाद हुई थी। पुलिस की तफ्तीश से ये निश्चित रूप से स्थापित था कि होटल के रूम नंबर 808 को खाना लेट लंच 4:15 बजे डिलीवर किया गया था, जो कि ऑक्यूपेंट ने फौरन ही खाया था, क्योंकि उस टाइम के थोड़ी देर बाद ही उसका खाली प्लेटों की ट्रे उठा ले क्योंकि उस टाइम के थोड़ी देर बाद ही उसका खाली प्लेटों की ट्रे उठा ले जाई जाने के लिए फोन आ गया था और ट्रे उठाने गए वेटर को उसने कैश में खाने का बिल अदा किया था। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि उसने खाना मंगा तो 4:15 बजे लिया, लेकिन खाया बहुत देर बाद। उसने खाना डिलीवर होते ही खाया। हाँ, और इस बात पर कत्ल का टाइम 6:25 और 6:35 के बीच का निर्धारित किया गया, क्योंकि खाना खाने में मकतूला ने कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगाए हो सकते थे। और यह वो टाइम था जबकि तुम्हारा यार अभिनंदन अपनी बदकिस्मती से वहां पहुंचा था। ठीक। फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जब मैं मिला तो उसने एक बात मुझे ऐसी बताई जिसका पुलिस की प्रेस रिलीज में तो कोई जिक्र ही नहीं था। खुद डॉक्टर ने भी इसको कोई अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उसको किसी तरीके से कहीं लिंकअप नहीं किया जा सकता था। केडी प्यारे, लाश के पेट में मसाला मटर के अवशेष मिले थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश कहती थी कि जो खाना उसने सर्व किया था उसमें वो डिश शामिल नहीं थी। तो फिर मुर्दे के पेट में मटर माँ ये भी उड़ के आ गए। उनका कहना है कि या तो वो डिश वेटर की गलती से ऑर्डर में शामिल हुई होगी, या बिल बनाने वाले की गलती से बिल में लगने से रह गई थी। दोनों ही बातें हो सकती हैं मोतियां वाले हो, लेकिन मुझे पहली ज्यादा मुमकिन लगती है, क्योंकि रूम सर्विस वाले लापरवाह वेटर ऑर्डरों में ऐसी घिचपिच अक्सर करते रहते हैं। वजह कोई भी थी, ये पुलिस के लिए या पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के लिए अहम नहीं थी, काबिले जिक्र नहीं थी। लेकिन असल में सारे केस की अहम तरीन बात यही थी। यही इकलौती बात इस हकीकत की तरफ इशारा करने के लिए काफी थी कि जिस औरत की लाश होटल के रूम नंबर 808 में पड़ी पाई गई थी, वो वही औरत नहीं थी जिसने उस रूम में से रूम सर्विस को खाने का ऑर्डर किया था। अब तो जाहिर है, स्थापित तथ्य है स्थापित तथ्य है वही स्थापित तथ्य है, क्योंकि पीछे वो जनानी ही ऐसा बोल रही थी। अब जाहिर है, हमारे पर जाहिर है, लेकिन पुलिस पर अभी कहाँ जाहिर है। अब जनानी बयान देगी तो हो जाएगा ना, लेकिन लख दमड़े का सवाल है ये, काका बली, कि क्या तेरा यार प्रभु का दयाल उस जनानी के बयान पर विश्वास कर लेगा? वो ये तो नहीं कहने लगेगा कि तू उसे पट्टी पढ़ा के लाया? वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैंने उसका मुंह पकड़ कर दिखाना है। कैसे? पता नहीं। तो फिर क्या बात बनी? बनेगी। आज तक बनी है तो इस बार भी बनेगी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि असल में आयशा परमार का कत्ल किसने किया, और हासिल सबूतों की तर्जुमानी कातिल के खिलाफ की जा सकती है या नहीं। क्या मतलब? एक बात जिसका अपराजिता पाहवा ने जिक्र ना किया, क्योंकि उसकी तरफ उसकी कतई तवज्जो न गई, ये है कि उसका हस्बैंड धर्मेश पाहवा, जिसे उसने 807 नंबर कमरे में से निकलते देखा था, वहां स्टेज यूं सेट करने की कोशिश कर रहा था कि आयशा परमार की हत्या आत्महत्या जान पड़ती। वो कमरे में पहुंचा, उसने वहां लाश पड़ी देखी। तेरा मतलब है वो कातिल नहीं? फर्ज करो वो कातिल नहीं, और मुझे अपनी बात कहने दो। ठीक है।
उसने लाश पड़ी देखी, लेकिन उसे आला-ए-कत्ल वो गन दिखाई। वो गन जिससे मकतूला की छाती में सुराख बनाया था, वहां कहीं पड़ी दिखाई न दी। क्यों? क्योंकि कातिल ने कत्ल के बाद जब गन को अपने हाथ से निकलकर फर्श पर गिर जाने दिया, तो उसे पाँव की ठोकर मारकर बेड के नीचे पहुंचा दिया। पहुंचा दिया था या पाँव लगने से इत्तेफाकन पहुंच गई थी, वो जुदा मसला है। तू पहले पहली बात का खुलासा कर। फर्ज कराए बिना बता, वो पाहवा का घोड़ा कातिल है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? चानन डाल अपने ख्याल पर। वो क्यों भला पहले आयशा का कत्ल करेगा और फिर किसी दूसरी गन से एक गोली मैट्रेस में चलाकर उस गन को लाश के करीब फर्श पर छोड़ेगा? बीवी को फंसाने के लिए। तो वो दूसरी गन को वहां क्यों छोड़ता? वो मर्डर वेपन को वहां छोड़ता। मर्डर वेपन जो बेड के नीचे था? हाँ। तुझे क्या पता? सुनो, समझो। केस में दो गन्स की हाजिरी है। सहूलियत के लिए एक का नाम समझ लो कि सिग्मा गन है, जिसके हैंडल पर आधे चांद का निशान वो औरत बताती है। और दूसरी गन का नाम समझ लो बेड के नीचे वाली गन है, जो कि बाद में उसे दिखाई दी। पहली गन शुक्ला पर थोप चुकने के बाद में दिखाई दी, और जिसे उसने अपने हैंडबैग में डाल लिया। लाश देखने के बाद सिग्मा गन उसने फर्श से उठाई, बाकायदा स्कीम बनाकर उसे शुक्ला के मत्थे मड़ा। फिर वो गन बजरिया शुक्ला पुलिस के हवाले हुई, तो उनके बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने बताया कि वो गन मर्डर वेपन नहीं थी। ओके। हाँ। दूसरी गन, बेड के नीचे वाली गन, अपराजिता अपने हैंडबैग में अपने साथ ले गई, और आधी रात के बाद उसने उसे स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट के पिछवाड़े के मैदान में दफना दिया। वो गन माइन डिटेक्टर्स की मदद से वहां से पुलिस ने बरामद की। बैलिस्टिक एग्जामिनेशन से पाया कि वो मर्डर वेपन थी, और उन्होंने शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। ठीक। ठीक। लिहाजा जो गन मर्डर वेपन थी वो बेड के नीचे थी। हाँ। वहां कैसे पहुंच गई? कैसे पहुंच गई? तूने खुद तो कहा कि कातिल ने पहुंचाई, पाँव की ठोकर से, जो या तो उसने जानबूझकर मारी या इत्तेफाक से लग गई। गुड। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर पाहवा कातिल था और वो कत्ल का इल्जाम बीवी पर थोपने का तमन्ना ही था, तो उसे वो गन लाश के करीब फर्श पर छोड़नी चाहिए थी, या कोई और गन जिससे कत्ल हुआ ही नहीं था। ओह, मालको, फिर तो हो सकता है कि बेड के नीचे वाली गन की उसे खबर ही ना हो। बिल्कुल हो सकता है, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही था। लेकिन अगर कत्ल उसने किया था, तो फिर तो हो नहीं सकता था कि बेड के नीचे वाली गन की उसे खबर ना हो, क्योंकि मर्डर वेपन तो वो गन ही थी। ठीक ठीक। धर्मेश पाहवा और कुछ नहीं, बस हालात का शिकार बना। वो कमरा नंबर 807 में पहुंचा। वहां उसने अपनी जोड़ीदार की, आयशा परमार की गोली से बिंधी लाश बेड पर पड़ी देखी। तो उसने स्टेज यूं सेट करने की ठानी जैसे कि वो आत्महत्या का केस हो। गन उस वक्त उसके पास थी, जो कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखता था। कौन सी गन जिसका नाम तूने सिग्मा गन रखा है? और कौन सी? उसी तक तो उसकी पहुंच थी। उसी गन को तो कंपनी से निकाले जाते वक्त वो वहां से सरका कर लाया था। ठीक। उसने वो गन निकाली, उसकी एक गोली खुफिया तरीके से मैट्रेस में चलाई, और गन को बेड के करीब यूं फर्श पर डाल दिया जैसे लड़की के खुद को गोली मार लेने के बाद वो उसकी पकड़ से निकलकर वहां जा पड़ी थी। ठीक। अपराजिता अगर लाश देखकर आतंक से आपा न खो बैठी होती और उसे अपने हस्बैंड पर ऐसी बेएतबारी न होती, तो जरा सा माइंड अप्लाई करने पर खुद उसे सूझ जाता कि पाहवा ने, उसके हस्बैंड ने, जिसे कि उसने उस कमरे से बाहर निकलते देखा था, ये स्टेज सेट करने की कोशिश की थी कि वो आत्महत्या का केस था। बाद में तफ्तीश होती तो पाहवा बड़ी सहूलियत से कह सकता था कि वो सिग्मा कॉर्प की खरीद वो गन थी, जिसे कि वो नौकरी से निकाले जाने के वक्त अपने साथ ले आया था, और जिसे अब उसने आयशा परमार को उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया था, क्योंकि वो महसूस करता था कि वो निहायत खुफिया काम वो उसके लिए कर रही थी, उसमें उसकी जान को खतरा था। खुदकुशी क्यों की? प्रेशर की वजह से, सस्पेंस की वजह से, दहशत की वजह से। पस्ती ने घेर लिया, किसी कमजोर घड़ी में खुद को गोली मार ली।
असल वजह तो मरने वाली ही जानती थी। आगे। अपराजिता ने अपने पति को उस कमरे से निकलते देखा, भीतर बेड के पास पड़ी गन देखी, गोली की उस आवाज को याद किया जो उसने सुनी थी, तो जिसे उसने दरवाजा ठोके जाने की आवाज समझा था। ये उस गोली की आवाज थी जो कि पावा ने मैट्रेस में दागी थी। तो वो आतंकित हो उठी और इन तमाम बातों का सामूहिक नतीजा उसने ये निकाला कि उसका हस्बैंड उसे कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा था। नतीजतन आगे उसने वो सब किया जिसकी कतई जरूरत नहीं थी। शुक्ला को फंसाने की कोशिश की। हाँ, कोशिश क्या की, फंसा ही दिया माँ ये भी ने। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। शुक्ला की भी ये ट्रेजेडी है कि उसकी हिमायत में तू जो कुछ भी करेगा, प्रभुदयाल उसे सुनीलियन पुड़िया का दर्जा देगा और गंभीरता से नहीं लेगा। हमेशा ही ऐसा होता है। तो तू क्या करेगा? किस बाबत? उस कंजरीदे रिसेप्शन क्लर्क की बाबत। क्या नाम था उसका? शाम आहूजा। हाँ, शाम का आहूजा। उसको उसके इस बयान से कैसे हिलाएगा कि जिस औरत ने आकर अमृत ग्रेवाल के नाम से कमरा नंबर 808 बुक कराया था, वो आयशा परमार थी, मकतूला थी। हकीकत ही उसे हिलाएगी। कब? जब जाहिर होगा। अपने आप? जादू के जोर से? नहीं। तो? सुनील भाई मुल्तानी की कोशिश से। यानी कि अभी और माल है जो तूने अलग से बांध रखा है? हाँ। क्या? अभी सब सामने आ जाएगा। कोई नमूना तो पेश कर। कुपर रोड आ गई। मैं गाड़ी वापस मोड़ लूंगा और तब तक नहीं रोकूंगा जब तक पेट्रोल ना खत्म हो जाए। मुझे कातिल का अंदाजा है। तुझे मालूम है कातिल कौन है? तगड़ा अंदाजा है। कौन है? नाम ले उसका। अब पीछा छोड़ो वरना मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल दूंगा। मसलन क्या? कातिल हनी डिसूजा है। कमला महायवा शाम आहूजा का नाम लेता तो कोई बात थी। वो भी हो सकता है। कैसे भाई? उन दोनों में से किसी के पास कत्ल का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य? वही। तुम भूल रहे हो कि कत्ल किया नहीं जाता, करवाया भी जाता है। तू नहीं बकने वाला। मुझे लगता है तुझे कुछ पता तो नहीं है, बस फूल फूंक ले रहा है। खैर, तू एक बात बता। पूछो। उस जनानी पर, अपराजिता पावा की कहानी पर एतबार है? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरे को तो उसकी कहानी कहानी ही जान पड़ती है जो कि उसने खुद जज्बाती होकर तुझे सुनाई और तुझे जज्बाती कर दिया। हर बात तो उसके खिलाफ है। वो मौका वारदात के ऐन सामने मौजूद थी। जरा सा गलियारा लांघती ही कि मकतूला के सिर पर पहुंच जाती। मकतूला उसके हस्बैंड की माशूक थी, जिस वजह से उसका उससे खुंदक खाना स्वाभाविक था। उसको मर्डर वेपन उपलब्ध था। फ्लोर मेड ने ऐन मौके पर उसे देखा, बल्कि यूं समझो कि रंगे हाथों पकड़ा। उसने अपना गुनाह दूसरे पर थोपने की नापाक हरकत की, जलील जुगत की। इतनी बातें तो हैं उसके खिलाफ। और क्या अब वो लिख के देगी कि वो कातिल है? काका बली, वो तुझे उल्लू बना रही है। तू उसकी बातों में आ गया। सुनील खामोश रहा। अभी मैं उस प्रॉक्सी लिस्ट को भूल गया जो उसके कब्जे में थी और जिसने आगे प्लांट की। हौसला देखो महायवीदा। गन ले जाकर शुक्ला के मैदान, मोटल के मैदान में गाड़ आई। ओए तू शर्त लगा ले मेरे से, एक एक क्रेट अमरीक सिंह काले बिल्ले की, वही कातिल है। एक अहम बात तुम्हारी सोच के खिलाफ है। केड़ी? उसके कब्जे में दोनों गन थी। उसने शुक्ला पर वो गन क्यों ना थोपी जिससे कत्ल हुआ था? क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि कत्ल कौन सी गन से हुआ था। सुनील हंसा। वड्डे पापा जी, फिर कातिल कैसे हुई वो? ये कोई मानने की बात है कि कातिल को ही नहीं पता कि कत्ल उसने कौन सी गन से किया था? ये कोई बड़ी बात नहीं। भूल गई होगी, कंफ्यूज हो गई होगी। आखिर जनानी है। अपनी तरफ से उसने मर्डर वेपन को ही आगे थोपा, लेकिन बेध्यानी में भूल कर बैठी और फिर उस भूल को कवर करने के लिए इतनी फैंसी कहानी घड़कर तुझे सुना दी। होटल आ गया।
रमाकांत ने कार को होटल की पार्किंग में खड़ा किया।